वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने सॉलिड स्टेट के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ी। सॉलिड स्टेट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानकारी ली। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी चूँकि वीडियो नया शुरू हुआ है, नया चैप्टर है ये, तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को अधिक से अधिक जितना हो सके सब में शेयर कीजिए ताकि इसका प्रॉफिट बहुत लोगों को मिल सके, सभी लोगों को मिल सके। ठीक है, तो जो चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट, उसका आज पार्ट 2 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे एग्जामिनेशंस को लेके, चाहे वो क्लास 12 का एग्ज़ाम हो, नीट का हो, जेईई मेंस का हो या फिर कोई और अदर एग्जामिनेशन हो, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ से बनता है नेट में, गेट में, तो हर जगह ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग उसके आगे चलते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे क्या, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है ये इसके बारे में और इससे रिलेटेड बहुत से टर्म और हैं वो भी पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ इट और आइसोमॉर्फिज्म? सो द अकरेंस ऑफ अ गिवन सब्सटेंसेज इन मोर देन वन सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म हैव द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इज नोन एज द पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो कि अलग अलग क्रिस्टलाइन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं और उसकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रॉपर्टी होती है और इस फेनोमेना को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। नाम से ही पता चल रहा होगा, पॉली मीन्स बहुत सारे, मॉर्फिज्म मीन्स अलग अलग बहुत सारे फिजिकल स्टेट्स। ठीक, स्टेट्स मतलब वो फिजिकल स्टेट नहीं जो मैं पढ़ रहा हूँ कि सॉलिड के बाद लिक्विड आएगा, लिक्विड के बाद गैस आएगा। नो, इट इज़ फिजिकल स्टेट में डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्टेट जो कि सॉलिड के अंदर ही होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट होता है दिस प्रॉपर्टी व्हेन ऑकर्स इन द एलिमेंट्स इज नोन एज द एलोट्रॉपी। और ये जब सिंगल एलिमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं तो इसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स, उनके फॉर्म्स को, और इस फेनोमेना को बोलते हैं एलोट्रॉपी। ठीक, समटाइम्स वी कम अक्रॉस एग्जाम्पल ऑफ केमिकली डिफरेंट सॉलिड्स विच क्रिस्टलाइन इन द सेम क्रिस्टलाइन शेप। सच सब्सटेंसेज आर सेड टू बी द आइसोमॉर्फस, मीन्स सेम शेप। कुछ एग्जाम्पल हमको ऐसे भी मिलते हैं जो केमिकली डिफरेंट सॉलिड होते हैं लेकिन क्रिस्टलाइज होते हैं लगभग सेम क्रिस्टलाइन शेप में। तो इस तरह का जो सब्सटेंस होता है उनको बोला जाता है आइसोमॉर्फस। ठीक है, और इनकी एक खूबी ये होती है कि इनका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लगभग बहुत सिमिलर होता है और कुछ केसेस में तो ऐसा भी पाया जाता है कि ये एक दूसरे के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं। मतलब कि एक को दूसरे में ग्रो कराना भी आसान होता है। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट यही होता है कि हम उसको किसी भी मीडियम में ग्रो करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ट्रू एग्जांपल हैं, पोटाश एलम और क्रोम एलम। आप लोग इसको देखेंगे लेबोरेटरी में जब जाएंगे तो पोटाश एलम जो नॉर्मल फिटकरी होती है, क्रोम एलम है, और ये इसके जो क्रिस्टल होते हैं इसके शेप लगभग सेम होता है। ठीक, और ये एक दूसरे के अंदर ग्रो कराया जा सकता है इजीली। मतलब पोटाश एलम को क्रोम एलम के अंदर और क्रोम एलम को पोटाश एलम के सॉल्यूशन में ग्रो कराया जा सकता है। ये बनाएंगे सेम शेप का क्रिस्टलाइन स्टेट, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, ये होता है हमारा आइसोमॉर्फस प्रॉपर्टी। दूसरा हमारा पॉइंट है वो है स्पेस लैटिस। ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन लैटिस या 3D लैटिस तीनों सेम है। सो द स्पेस लैटिस इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट शोइंग हाउ द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट साइड्स इन 3D व्यू। स्पेस लैटिस वो एरिया होता है 3 डायमेंशनल रीजन में जो कि शो करता है कि लैटिस पॉइंट किस रेगुलर अरेंजमेंट में उस स्पेस में अरेंज्ड है, फिक्स्ड है, प्रेजेंट है वहाँ पे। ठीक, द 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉम्पोनेंट पार्टिकल इन अ क्रिस्टल कैन बी फाउंड बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट फेसेस ऑफ द क्रिस्टल। और इस 3D स्पेस में जो हमारा वो अरेंजमेंट है उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किस जगह पे कौन सा पॉइंट है, कौन सा एटम है, कौन सा आयन है, कौन सा मॉलिक्यूल है। इसको हम डिफाइन करेंगे बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन। ठीक है, वहाँ पे ये एक्स-रे डिफ्रैक्शन के थ्रू उसका फेज, उसका एज, उसका पॉइंट आप सब पता लगा सकते हैं। ठीक, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द सिमेट्री द क्रिस्टल हैव बीन डिवाइडेड इनटू द 7 सिस्टम। सिमेट्री के बेसिस पे क्रिस्टल्स को 7 भागों में डिवाइड किया गया है एंड दीज कैन बी ग्रुप्ड इनटू द 14 क्लासेस विच इन टर्न कैन बी रीग्रुप्ड इनटू द 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो इन सारे जो 7 भागों में डिवाइड किया गया है इसको 17 क्लासेस में डिवाइड किया गया जो कि फर्दर 7 क्रिस्टल सिस्टम में रीग्रुप्ड किया गया है।
वो भी टेबल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में शुरू होने वाली है वो टेबल। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा यूनिट सेल की बात कर लेते हैं। ये हमारा एक क्रिस्टल है फॉर एग्जांपल, और उसका जो एक ब्लॉक हमने निकाला है ग्रीन कलर का यहाँ पे, ये इसका यूनिट सेल है। मतलब कि ये इसका सबसे छोटा हिस्सा है जिसके कई रिपीटिशन से मिल के एक मॉलिक्यूल बनता है, मतलब एक क्रिस्टलाइन शेप बनता है। ठीक, अब उसकी हम स्टडी करेंगे। जो सिंगल ब्लॉक हमने यहाँ निकाला है उस ब्लॉक में देखें तो 6 फेस है यहाँ पे। तो एक यूनिट सेल जो होता है 6 फेस से मिलके बनता है। 8 कॉर्नर होते हैं वहाँ पे। 8 कॉर्नर मीन्स 8 लैटिस पॉइंट, और उसी के साथ साथ वहाँ पे 12 एजेस होते हैं। जो ये लाइन दिख रही है इसको एज बोलते हैं। ठीक है, इसको आप गिनेंगे तो ये हमारे इस यूनिट सेल में टोटल 12 होते हैं। आई बात समझ में? तो इसको हम बोलते हैं एक स्पेस लैटिस। ठीक है, और इस स्पेस लैटिस में क्या दिख रहा है, जो पॉइंट है हमारे वो किस शेप में किस किस जगह पे अवेलेबल है, यही शो करता है हमारा क्या 3D स्पेस लैटिस। ठीक, नेक्स्ट हमारा है दीज 7 सिस्टम्स with the characteristic of the axis means angle and intercepts along with some example of each are given in the table। उसके एक्सिस और उसके एंगल के बेसिस पे हम इस 7 क्रिस्टल सिस्टम को 7 भागों में बांटा है हमने। जो उसके एग्जांपल आपको फॉलोइंग टेबल में दिख रहे होंगे। तो पहला है हमारा यहाँ पे क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है, जो एक्सिस है उसका a = b = c। एक्सिस का मतलब क्या होता है वहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, तीनों बराबर होते हैं। या तो हम 3a बोल लें या 3b बोल लें या 3c बोल लें। a = b = c। और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि जो एंगल है वो भी बराबर होते हैं, दैट इज़ 90 डिग्री। और इसमें 3 चीज़ें आती हैं, क्या क्या, प्रिमिटिव क्लास आता है, फेस सेंटर्ड आते हैं, और बॉडी सेंटर्ड BCC एंड FCC। ठीक, ये हमारे ब्रेविस लैटिस हैं। उसको हम फर्दर इस सिस्टम को कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, टेट्रागोनल की बात करते हैं तो यहाँ पे a एंड b तो बराबर है बट c बराबर नहीं है इसके। मतलब अगर हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएं तो बेस के जो हमारे a और b हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये बराबर है लेकिन हाइट डिफरेंट है। लेकिन एंगल क्या है, तीनों बराबर हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और इसको हमने प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड 2 पार्ट में बांटा जाता है। उसके बाद आता है रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी तीनों एक्सिस बराबर होती है। एंगल जो होते हैं अल्फा और बीटा एक हो सकते हैं, गामा भी एक हो सकता है। अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल बराबर हो सकते हैं बट 90 डिग्री नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई भी एंगल हो सकता है, 100 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, बट 90 डिग्री नहीं होगा। इसमें केवल एक क्लास में बांटा जाता है, वो एक है, वो है प्रिमिटिव क्लास। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बिक। इसमें कोई भी एक्सिस बराबर नहीं होता लेकिन तीनों एंगल बराबर होते हैं, जो कि कितने होते हैं, 90 डिग्री का, 90 डिग्री। और इसको फर्दर जो क्लास में डिवाइड किया जाता है वो 4 क्लास होती है। कौन कौन सी, प्रिमिटिव हो गया, FCC हो गया, BCC हो गया। चौथा क्लास यहाँ पे आता है इंड सेंटर्ड। ठीक, इंड सेंटर्ड याद रखिएगा, फिगर में सब दिखाऊंगा आगे। नेक्स्ट हमारा मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, एक्सिस कोई भी बराबर नहीं होते हैं, सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। A is not = B and B is not = C, दैट मीन्स A is also not = C। लेकिन एंगल की बात करते हैं तो अल्फ़ा और गामा 2 एंगल बराबर होते हैं 90 डिग्री के, और बीटा जो होती है वो 90 डिग्री ना हो कोई और एंगल होता है, दैट मीन्स वो सबसे अलग होता है। तो इसमें भी 2 क्लास आएंगे अपने, प्रिमिटिव और इंड सेंटर्ड। छठा आता है हमारा यहाँ पे ट्राइक्लिनिक में तीनों एक्सिस बराबर नहीं होंगे और तीनों एंगल भी बराबर नहीं होंगे, लेकिन वो 90 डिग्री भी नहीं होंगे। आई बात समझ में, तीनों एंगल बराबर भी नहीं है और तीनों 90 डिग्री भी नहीं है। और इसमें केवल एक क्लास प्रिमिटिव। हेक्सागोनल की बात करते हैं तो यहाँ पे A और B तो बराबर होते हैं लेकिन C बराबर नहीं होता है। और एंगल की बात करें तो अल्फा और बीटा हमारे 90 डिग्री होते हैं, जबकि गामा हमारा कितना होता है, 120 डिग्री। और एक क्लास बनता है यहाँ पे प्रिमिटिव का। और टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हमने यहाँ पे जोड़ के लिख दिया 14। ठीक है, तो याद रखना है इस चीज़ों को। इस एग्जाम में बहुत पूछा जाता है टेबल्स को। और बड़े एग्जामिनेशन फॉर एग्जांपल अगर हम गेट और नेट की बात करते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है इस रीजन से। ठीक है, कभी कभी इस रीजन से पूछता है लेकिन ये बहुत रेयर है, लेकिन मोस्टली यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, और बाकी जो हमारा नीट का हो गया, मेडिकल का और इंजीनियरिंग का हो गया, तो वो क्या होता है कि वो इस टेबल से ही पूछ लेते हैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लेके। लेकिन याद आपको रखना है, वहाँ पे भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एंगल के बारे में, तो याद रखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए उसका इमेज क्या क्या होता है। 3 क्रिस्टल सिस्टम डिफर इन लेंथ ऑफ यूनिट सेल
एजेस ए बी सी एंड द एंगल बिटवीन द यूनिट सेल एजेस। एंगल और लेंथ को लेके अलग अलग लिया गया। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, यहाँ पे ए बराबर बी बराबर सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। टेट्रागोनल में ए और बी बराबर है, मतलब ऊपर का ए और बी देख लीजिए बराबर है, लेकिन सी इसका जो हाइट है ये अलग है। एंगल की बात करें तो तीनों एंगल 90 डिग्री का। ऑर्थोरोम्बिक में बात करते हैं तो ए और बी और सी हमारा कोई बराबर नहीं है। आप देख सकते हैं ए इतना बड़ा है, बी छोटा है, सी सबसे बड़ा है, तो कोई बराबर नहीं है, लेकिन एंगल तीनों के कितने हैं, 90 डिग्री। याद रखने वाली बात है। हेक्सागोनल की बात करते हैं तो ए और बी तो बराबर है, लेकिन सी बराबर नहीं है। सी यहाँ पे हमारा हाइट है। अल्फा बीटा हमारा 90 डिग्री का है, जो हमारा ये जा रहा है ये 90 डिग्री का है, लेकिन गामा जो एंगल है इसके बीच का वो कितना है, 120 डिग्री का। रोम्बोहेड्रल में ए बी सी बराबर हैं, लेकिन अल्फा बीटा गामा भी बराबर हैं, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं है, थोड़े से झुके होंगे। ये 60 हो सकते हैं, 120 हो सकते हैं। ठीक। चलिए मोनोक्लिनिक की बात करते हैं तो ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर है, लेकिन सी हमारा हाइट अलग है। लेकिन एंगल की बात करते हैं तो अल्फा और बीटा हमारा 90 डिग्री का है, लेकिन गामा हमारा 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक। वहीं ट्राइक्लिनिक की बात करते हैं तो कोई भी एंगल बराबर नहीं है और कोई भी एजेस बराबर नहीं है, कोई भी एक्सिस बराबर नहीं है। तो ये कितना क्या होता है ट्राइक्लिनिक का। तो ये फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टेबल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से याद रखिएगा। तो अब हम बात करेंगे यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल क्या होते हैं? सो यूनिट सेल of the crystalline substances is defined as the smallest repeating unit which shows the complete geometry of the crystalline substance। यूनिट सेल वो छोटा से छोटा ब्लॉक होता है, वह छोटा से छोटा रिपीटिंग यूनिट होता है जो शो करता है एक कंप्लीट ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टलाइन सिस्टम। पूरे क्रिस्टल का वो एक बेसिक होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, और वो शो कर देता है कि हमारा किस तरह का क्रिस्टलाइन सिस्टम बनने वाला, किस तरह का वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक इन द वॉल, एक दीवार बनाते हैं तो उसमें क्या लगता है, ईंटें से मिलकर दीवार बनती है। अगर हम एक ईंट निकाल लेते हैं तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि इस तरह ईंटों से बनी हुई दीवार कैसी होगी और वो किस तरह की दीवार बन रही है। ठीक। अ यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट पिक्चर ऑफ द होल क्रिस्टल। एक क्रिस्टल का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है कौन? यूनिट सेल। सो अ यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एज लेंथ ABC along with the 3 edges of the unit cell and the angle alpha beta gamma between the pair of the edges BC AC AB respectively। यूनिट सेल क्या होते हैं? एंगल और लेंथ जो हमारा एक्सिस है वहाँ पे उससे मिलकर बनता है, और वहाँ पे एंगल बनते हैं अल्फा बीटा गामा किससे? रेस्पेक्टिव एजेस के बीच में, मतलब दो एज के बीच में एक एंगल होता है। वो भी यूनिट सेल का एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है जो कि उस यूनिट सेल को डिफाइन करता है, पर्टिकुलर वो किस तरह का यूनिट सेल है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आता है एक यूनिट सेल का फिगर है, देख लीजिए यहाँ पे ए बी और सी एंगल हमारा जो बना हुआ है, अल्फा जो एंगल बन रहा है बी और सी के बीच में बन रहा है, बीटा हमारा जो है ए और सी के बीच में बन रहा है, गामा हमारा ए और बी के बीच में बन रहा है। तो एंगल इस तरह से डिफाइन किया गया है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो नंबर ऑफ द नियरेस्ट पार्टिकल अराउंड अ स्पेसिफिक पार्टिकल इन अ गिवन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। एक पार्टिकल अपने आसपास कितने पार्टिकल से घिरा हुआ है, चाहे वो सराउंडिंग हो या टॉप एंड बॉटम हो, किससे किससे मिल के बना हुआ, घिर के बना हुआ है, वो जितने भी पार्टिकल होंगे वो सब के सब उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर गिने जाएंगे। ठीक। अब बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में, पैकिंग डेंसिटी। सो पैकिंग एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंसेज दैट इज पैक्ड एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, मतलब क्या होता है कि पैकिंग एफिशिएंसी वो डिफाइन करता है कि एक क्रिस्टल सिस्टम में कंप्लीट एटम्स के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया गया है और कितना वहाँ पे खाली स्पेस है। तो जो एरिया हमारा उस पार्टिकल के द्वारा कवर्ड होता है उसका जो रेशियो है कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ दैट क्रिस्टल इज नोन एज द पैकिंग एफिशिएंसी। सो बाय फार्मूला पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल, या फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। दोनों का ही दो रेशियो है तो रेशियो तो बराबर ही होगा, चाहे वो यूनिट सेल में बात कर लें चाहे वो पूरे क्रिस्टल में बात कर लें। या फिर एक और फार्मूला है यहाँ पे n × 4/3 πr³ अपॉन कैपिटल V। n हमारा है नंबर ऑफ
एटम प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल, 4/3 पाई आर क्यूब उसका वॉल्यूम है, और वी हमारा क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट क्रिस्टल। तो याद रखेंगे यहाँ पे ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं किसी क्यूब के, तो उसमें नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8, नंबर ऑफ फेसेस 6, नंबर ऑफ एज 12, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। सो नंबर ऑफ क्यूब सेंटर कितने होंगे, 1, नंबर ऑफ क्यूब डायगोनल कितने होंगे, वो होंगे 4, क्योंकि 4 कॉर्नर बनते हैं, 4 ऊपर के 4 नीचे के, तो 4 क्यूब डायगोनल बनेंगे। नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने होंगे, वो 12। ऐसा क्यों, क्योंकि एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, और 6 फेसेस में से ईच फेस 2 डायगोनल को कंटेन करता है, तो टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल विल बी इक्वल टू 12। ओके, नाउ वी विल सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट डिफरेंट साइड्स ऑफ द क्यूब। एक क्यूब में हमारे कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, उसके बारे में है। सो अ कॉर्नर ऑफ ए क्यूब इज कॉमन इन 8 क्यूब्स, सो 1/8 पार्ट ऑफ द एटम इज प्रेजेंट एट दिस कॉर्नर ऑफ द क्यूब। आप यहाँ पे एक कॉर्नर पे पॉइंट देख रहे होंगे, और ये पॉइंट कितने क्यूब्स में बटा हुआ है, नोटिस करिएगा। पहला क्यूब, दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, चौथा क्यूब, ये एक नीचे वाला प्लेन हो गया। अब उसके ऊपर का हाफ पोर्शन बचा हुआ है, ठीक। चलिए, हाफ पोर्शन को फिर से बांटा जाता है, तो 4 के बाद 5, 6, 7, 8, तो टोटल एक स्फीयर को कवर करने के लिए 8 क्यूब्स की ज़रूरत पड़ रही है। इसीलिए एक क्यूब में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। ये हम जब आगे डिडक्शन करेंगे फार्मूले का डेंसिटी में, वहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ती है इस फार्मूले का। अब बात करते हैं, अ फेस ऑफ ए क्यूब इज़ कॉमन इन 2 क्यूब्स, सो द 1/2 पार्ट ऑफ एन एटम इज़ प्रेजेंट एट द फेस ऑफ ईच क्यूब्स। तो एक फेस में क्या होता है, एक एटम प्रेजेंट होता है, लेकिन वो फेस क्या होता है, 2 क्यूब्स में कॉमन होता है। इसीलिए उस एटम का कंट्रीब्यूशन पर्टिकुलर एक क्यूब में 1/2 का होता है। ओके, आई बात समझ में। चलिए, an edge of a cube is common in 4 cubes, so 1/4 part of the atom is present at the edge of the cube। एक क्यूब में एक एज पे जो एटम प्रेजेंट होता है, और वो एज क्या होता है, पर्टिकुलरली 4 क्यूब्स में कॉमन होता है, ठीक है। 2 तो अपने लेवल में हो गए, और 2 उसके ऊपर वाले लेवल में, तो एक एज 4 क्यूब्स में कॉमन होते हैं। सो द एटम प्रेजेंट एट दैट एज इज गोइंग टू बी कंट्रीब्यूटिंग ईच क्यूब इज 1/4, ठीक है। उसका कंट्रीब्यूशन एक क्यूब में कितना होता है, 1/4 का। अब क्यूब सेंटर की बात करते हैं। अ क्यूब सेंटर इज नॉट कॉमन इन एनी अदर क्यूब, सो 1 कंप्लीट एटम इज प्रेजेंट एट द क्यूब सेंटर। लेकिन एक क्यूब के अंदर जो सेंटर प्रेजेंट होता है, वहाँ पे जो पार्टिकल प्रेजेंट होगा, वो किसी भी और क्यूब में कॉमन नहीं होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन टोटल ऑन टोटल उसी क्यूब में होगा जिसके सेंटर में वो प्रेजेंट होगा। किसी और क्यूब में उसको काउंट नहीं किया जाएगा। आप जैसा कि फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं, एक यूनिट सेल हमने यहाँ पे बना हुआ है, और ये यूनिट सेल क्या होता है, केवल एक एटम को बीच में कंटेन करता है, और ये केवल इसी यूनिट सेल में अपने नंबर को काउंट कराएगा, किसी और अदर यूनिट सेल में नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक हुआ हमारा यूनिट सेल के बारे में। बहुत ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कभी कभी यही छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम में एज सच पूछ ली जाती है, लेकिन हम बड़ी बड़ी बातें पढ़ के जाते हैं, छोटी बातों को भूल जाते हैं, याद नहीं आता, और 4 नंबर तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो ये नीट की बात कर रहा हूँ। नीट में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, कभी कभी ढेर सारे आते हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो हमें यही सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, अपने एफर्ट्स को बड़े क्वेश्चंस में लगाने हैं, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चंस को भूलना भी नहीं है, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, हमारे टाइम को बचाते हैं, और उस टाइम को हम यूज़ कर सकते हैं बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आई बात समझ में। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं लेंथ ऑफ फेस डायगोनल एंड क्यूब डायगोनल। क्यूब डायगोनल क्या होता है, फेस डायगोनल क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे एक क्यूब देख रहे होंगे, क्यूब में 2 लाइन देख रहे होंगे, एक ग्रीन कलर का है और एक रेड कलर का है। तो रेड कलर का जो डायगोनल है, ये पर्टिकुलर एक फेस में है, ठीक है। किसमें है, एक फेस में है, तो इसको हम बोलेंगे फेस डायगोनल। जबकि ए और डी जो ग्रीन कलर में है, ये दिखाता है हमको हमारा क्यूब डायगोनल। इसको हम कैसे समझेंगे, अपने आप को एक खाली रूम में ले जाइए, और उसके एक कॉर्नर से लेकर उसके अपोजिट कॉर्नर में कोई डंडा लगा दीजिए, या फिर जस्ट इज्यूम कर लीजिए कि वहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ मैं। अगर
एक कॉर्नर से उसके जस्ट अपोजिट कॉर्नर में, मतलब एक अगर नॉर्थ साइड में है दूसरा साउथ साइड में हो, उसके अपोजिट में हमको लेके जाना है, तो वहाँ पे जो हमारा डायगोनल बनता है उस डायगोनल को हम क्या बोलते हैं? क्यूब डायगोनल, राइट। चलिए, तो इसी का लेंथ हमें फॉर्मूले में निकालना है कि उसका लेंथ कितना होता है। तो हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो एज हमारा कितना होगा? ए, सिंपल ए होगा कि ए का एज लेंथ हमने यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब 1 1 लिखा हुआ है, 1 1 मान लीजिए, चाहे एक मान लीजिए, ए हमने मान लिया है, ठीक है। सो कंसीडर द ट्राइंगल ए बी सी। सो ए बी सी मतलब ये ट्राइंगल है हमारा, तो हम यहाँ पे अभी फेस डायगोनल देख रहे हैं। सो विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, ए सी हमारा क्या है? डायगोनल का लेंथ। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं ए बी और बी सी का लेंथ कितना है? ए, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, और ए स्क्वायर वहाँ से बाहर आ जाएगा उस रूट क्यूब में से, रूट स्क्वायर में से अंदर बाहर, तो क्या बन जाता है? रूट 2a। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फेस डायगोनल? इज इक्वल टू रूट 2a। ठीक, इसी तरह से हम क्या निकालेंगे? क्यूब डायगोनल को, ठीक है। तो क्यूब डायगोनल के लिए जो हमें ट्रायंगल लेना है वो कौन सा है? DAC, ठीक है। DAC में हमारा जो डायगोनल वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है? DC, ठीक है। DAC, सॉरी DA होगा, तो फॉर्मूला थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन आप देख लीजिएगा वहाँ पे ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट 3a हमारा क्या होता है? उसका डायगोनल का लेंथ आता है। किसका? क्यूब डायगोनल का लेंथ आ रहा है। आई बात समझ में? किसका आ रहा है? क्यूब डायगोनल का लेंथ आता है। तो हमारा फेस डायगोनल का लेंथ कितना होगा? रूट 2a, और क्यूब डायगोनल का लेंथ कितना होता है? रूट 3a। आई बात समझ में? चलिए, तो आज का जो वीडियो था छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई थी। तो आप वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे उसका, और जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप उसको सॉल्व करिए। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे इससे भी बढ़िया जानकारी मिल लेके आऊँगा मैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी वीडियो से रिलेटेड आपके पास जो भी क्वेश्चंस हो, जो क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आप इंटेलेक्टस स्टडी टाइप करके उस ग्रुप को ज्वाइन करें और अपने क्वेश्चन आंसर्स को वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, अपने आप को क्लैरिफाई कर सकते हैं। जो भी डाउट्स होता है आप वहाँ पे बेझिझक पूछिए, और वहाँ से आप इस वीडियो का या किसी भी वीडियो का PDF फॉर्म भी ले सकते हैं, जो कि एज ए नोट्स मेरी तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।